देखो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो पहली बात तो एक चीज़ याद रखना कि मटेरियल इतना ही रखो। देखो मैंने देखो लगभग 8-10 सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है और मेरे स्टूडेंट है जो इंटरव्यू भी दिए, यूपीएससी का इंटरव्यू लगातार 2-2 इंटरव्यू दिए हैं। और एक सर थी मैं लड़की। मैं सर बोलो। मैं सर तो मतलब वहाँ मेंटरशिप में जब आप आते थे ना मेंस वाली में, तो सर हम्म। मैं वरना आपके पास बैठता था उस टाइम पे, बस मुझे थोड़ा झिझक लगता था आपसे बात करने का, मैं जानता था उस टाइम पे भी आपको। अच्छा। तो हाँ सर, मेंटरशिप वाली में, मेंस वाली में तो अच्छा अच्छा इस अच्छा। सब कुछ आपको जी सर। कोई नहीं कोई नहीं। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको कंटेंट इतना ही सीमित रखना कि जितना अपन लिख सकें। देखो ये रहती है बच्चों गलती, बहुत सारा पढ़ लेते हैं फिर लिख भी नहीं पाते हैं। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा अपन लिख लेते हैं और मतलब स्वाभाविक सी बात है फिर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि कम पढ़ो, ज़्यादा उसका यूटिलाइज़ करो। ज़्यादा ये थ्योरी सबसे बेस्ट है। कम पढ़ो, उसका बार बार मल्टीपल यूज़ करो। ठीक है। अब जैसे एक चीज़ याद रखना, जब भी आप मेरे से कॉपी चेक कराओगे ना, तो एक चीज़ याद रखना कि जो भी मैं मान लो पॉइंट डाल रहा हूँ, तो आप जब अगला आंसर लिखो ना, तो उस पॉइंट को रिमाइंड रखना ज़रूर। जैसे आज मैंने इसके अश्विनी की कॉपी चेक की थी, तो मैंने बोला था उस पे मैप ज़रूर डालो। ठीक है, या वो अर्थ वाला जो डायग्राम वो डालना चाहिए था आपको। ठीक है, और जैसे मान लो फ्लो चार्ट है, इनका यूज़ करो। तो ये थोड़े थोड़े वैल्यू एडिशन होंगे ना, तो ये आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये चीज़ याद रखना। और देखो ना, टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में कोई अंतर नहीं होता। जो मान लो मेंस की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, और ये जो मान लो कि जो क्वालिफाई करते हैं, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर इतना ही होता है कि थोड़ा बहुत वैल्यू एडिट कर देते हैं, तो उनका 1-2 मार्क्स मतलब आधा आधा मार्क्स भी बढ़ता है ना, तो लगभग 20 नंबर बढ़ जाता है। तो उसी का फ़र्क पड़ता है। अब सोचो एक एक पेपर में 20 मार्क्स बढ़ गए, तो सोचो कि चार पेपर में कितने बढ़ गए, 80 मार्क्स हो जाता है। तो जी मोस्टली सर, देखना एक कि। हाँ, क्या एक बोल एक रहे। नंबर पे कंपटीशन सर बहुत है हाँ, वो वही तो बात वही सही। तो वही चीज़, छोटी-छोटी चीज़ें याद रखना। तो जब भी मेरे कॉपी चेक कराओ, तो मैं जो भी पॉइंट अगर मेंशन कर रहा हूँ, तो आप अगले जो भी आप आंसर लिखते हो, तो उसमें थोड़ा वो चीज़ें दिखनी चाहिए मुझे। तो ये इम्प्रूवमेंट जब आप करोगे ना, तो धीरे-धीरे आपका बहुत अच्छा वो आएगा उसका। ठीक है? तो पहली चीज़ तो यही चीज़ याद रखना। और दूसरी बात है ना, जैसे अभी आपने पीडीएफ भेजा ना, तो उसको पीडीएफ बना के मुझे भेजो, तो मैं आप लोगों के सामने भी चेक कर दूँगा कुछ कॉपियाँ। और ऐसे मतलब जैसे आप है ना, टेस्ट सीरीज़, मेरा मानना है कि टेस्ट सीरीज़ का पर्पज़ इतना ही होना चाहिए। जैसे मान लो टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे दृष्टि में क्या होता था, जैसे मैं दृष्टि में था मेंस मेंटरशिप में, तो उसमें ऐसा होता डेली टेस्ट कराए, उसका कोई आउटकम नहीं होता है। सीधी सी बात है, आप 3-4 दिन में लो, और वो उनका ऐसा रहता है कि पैटर्न फुल टेस्ट, तो आखिरी में कॉपी चेक होके भी नहीं आती है। तो वो बच्चों को बहुत हम्म नुकसान होता है उन चीज़ों का। कोई मतलब है ही नहीं ना, हम्म उसका पर्पज़ ही फुलफिलमेंट नहीं होता। तो एक चीज़ तो ये चीज़ याद रखना कि टेस्ट सीरीज़ के ज़्यादा पीछे मत भागना। एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेना, मैक आईज ठीक है, मतलब पीसीएस हम्म के लिए, यूपी पीसीएस के लिए अच्छी मानी जाती है। तो वो चीज़ याद रखना, एक टेस्ट से ज्वाइन करना। उसमें ये चीज़ याद रखना कि जो मैं सिखाऊंगा, जो आप डेली मेरे से मान लो 2-2 3-3 4-4 कितने भी आप आंसर चेक करवा सकते हो। ठीक है, मिनिमम ये रखो कि 5 तो आपको डेली लिखने ही है। इतना आप लिखोगे हम्म ना, तो उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। दूसरी बात एक चीज़ हम्म याद रखना कि ऐसे बिना पढ़े मत लिखो। समझ में आया? पहले कंटेंट पढ़ लो अच्छे तरीके से। जैसे मान लो अपने दिन का जो है पार्ट डिवाइड करो। जैसे मान लो कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो 6 घंटे पढ़ो, 2 घंटे आप लिखने का प्रैक्टिस करो, या 1 घंटे। अभी तो मेरा मानना चाहिए कि 1 घंटे ही करो। तो 1 घंटे में 5-6 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ। ठीक है, परंतु याद रखना कि वो मटेरियल आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फिर वो पीटी के फैक्ट्स लिख रहे हो। जैसे मैंने के की हम्म। कॉपी में भी देखा कि वो फैक्ट ही फैक्ट लिख रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सर मैं पढ़ना। अभी आर्ट हम्म। सर मैं अभी कल्चर का भी जो दो क्वेश्चन भेजा था अभी, हम्म। सर इनके बारे में बता दीजिए सर, मतलब ये तो एक बार आप कैसे मुझे रहा। पीडीएफ बना के भेज दो उसका। पीडीएफ बना के भेजो, तो वो कॉपी चेक करने में ईजी होगा। पीडीएफ बना के मुझे भेजो। ठीक है, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आप लोगों ना पीडीएफ बना के भेजा करो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है फिर उसको चेक करने में। वो फिर ऐसे फ़ोटो का वो नहीं होता ना, कि मैं उसको जी टेलीग्राम पे सर। लेके फिर चेक कर दूंगा उसको। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि भाई देखो कंटेंट का क्या क्या है, तो मुझे बता। देखो मैं चलो अपन थोड़ा एक बार यूपीपीसीएस का मेंस का सिलेबस खोलते हैं, तो चेक करते हैं थोड़ा। देखो एक चीज़ रखना, मेरा ये मानना है कि कम पढ़ो, ज़्यादा अच्छा है कि उसको यूटिलाइज ज़्यादा करो। और जहाँ पे भी कंटेंट की कोई हेल्प हो, तो वो मेरे को बता देना, मैं अवेलेबल करा दूँगा। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम्म जैसे यार एक और चीज़, मैं कुछ चीज़ें बताऊँ। जैसे देखो मैंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया है, मतलब जैसे लगभग 2022-22 के, तो जैसे हम ग्रुप डिस्कशन करते थे ना, तो उस टाइम मैंने यूपीपीसीएस के कुछ स्टूडेंट थे, तो उनके साथ यूपीपीसीएस के पेपर वैसे डिस्कस कर लेते थे। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि यूपीएससी के क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट पूछते हैं। मतलब सर 2021 या 22 का पेपर देखना यूपीपीसीएस का डायरेक्ट, मतलब 2019 के जो यूपीएससी का पेपर था ना, उससे लगभग 10 क्वेश्चन थे। तो ये चीज़ भी याद रखनी है आपको।
तो उसका भी मैं कुछ कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो चीज़ याद रखना, ये डिटेल अपने सर पीडीएफ। मैं भी देखा हूँ सर, ये जो सिंगल लाइनर 2018 से पहले आता था ना, तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है, तो मैं भी ले रखा हूँ उसका पीवाईक्यू यूपीएससी का भी, वो भी पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, पर उसमें ये चीज़ याद रखना कि अपने को ये देखना है कि कितना अपने को आगे इधर उधर जाना है, ऐसा भी नहीं कि अपन सब कुछ ही ज़्यादा जी। पढ़ने लग जाए, तो वो चीज़ भी याद रखना और कुछ ही नहीं। कौन से जी। क्वेश्चन रिलेवेंट रहते हैं, ये चीज़ें थोड़ा आइडिया होनी चाहिए बस, और कोई चीज़ नहीं है, परंतु ये चीज़ होता है, ये चीज़ याद रखना। ये तो पीटी का सिलेबस हो गया। देखो हिंदी का जो पेपर होता है, तो एक चीज़ याद रखना, इसमें दो तीन चीज़ें याद रखना कि हिंदी का जो है, इसमें देखो मार्क्स खींचने का बहुत अच्छा नंबर हो, मतलब क्योंकि ये फैक्चुअल पेपर टाइप से है, मतलब आपको याद होगा तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये ऐसा पेपर है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखना जिनकी रैंक अच्छी आती है ना, तो इस पेपर में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो आप लोगों को याद रखना कि इस पेपर में आपको थोड़ा बहुत, जैसे आर की तैयारी किया होगा ना, तो आपका बहुत अच्छा हो गया होगा, क्योंकि आर का, अरे इसका जो सिलेबस है ना, मतलब सेम ही है, ठीक है, उतने में हो जाता है अगर आपने आर की तैयारी की है। नहीं भी किया तो देखो नहीं थोड़ा। सर, हम लोग एक्चुअली सर यूपी के नहीं, हम लोग एमपी के हैं। अच्छा जी सर, हम यूपी से नहीं है, एमपी से है, तो आर यार कभी नहीं दी, यूपीएससी कर रहे थे अच्छा अच्छा तो। अच्छा, यूपीएससी दे जी दिए, सर। फिर यूपी से दे दिए हैं। हाँ होता है ऐसा जी भी। सर। ठीक है, तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत है ना, इस पेपर को अच्छे से करना, मतलब मेरा मानना है कि सिलेक्शन जो है ना आपका ये पेपर करवाएगा। देखो एक चीज़ इसको सर याद। लगभग निपटा चुके हैं सर, मैक्सिमम इसका पोर्शन कर चुके हैं इसका, मतलब वो याद करने वाला रह गया है, हाँ जैसे बस ये वही चीज़ याद रखना चीज। है, इसमें रटना पड़ेगा आपको। दूसरी बात है ना, फैक्चुअल पेपर है, आपको याद रहेगा तो आप कर पाओगे, नहीं याद है तो कुछ भी लिख दो, नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ याद रखना, इस पेपर को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, इस पेपर में आप मैक्सिमम नंबर खींचना। दूसरी बात इसमें है ना, ऐसा है कि फिक्स है, तो एक बार टॉपर्स का थोड़ा देख लेना कि कौन सी बुक उन्होंने रेफ़र की है, एक दो बुक लो, उससे बार बार उसको पढ़ो, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जैसे मान लो कि ये अगर कितने नंबर का, 200 का होता है या कितने का होता है? हाँ हाँ, तो 150 में से ना टॉपर के देखना कि 110 120 नंबर भी आते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ये पेपर बहुत देखो GS1 से लेके जो GS4 है ना, सबके एवरेज नंबर आते हैं, उधर नंबर नहीं बढ़ते हैं। तो आपका नंबर एक तो बढ़ाने वाला जो है ये पेपर है, दूसरा जो है आपके जो पेपर 5 और पेपर 6 है, वो चीज़ याद रखना कि वहाँ से आपके नंबर बढ़ेंगे। जो डिफरेंस है ना GS1 से लेके GS4 में, अब जिसमें 4 थोड़ा ले सकते हो इथिक्स वाला, उसमें आप थोड़ा बहुत नंबर बढ़ा सकते हो। और तो GS1 से लेके GS3 है ना, एवरेज नंबर आते हैं, आप टॉपर के कितने पे देख लेना, एवरेज नंबर आएंगे, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। जो आपको फ़र्क दिखेगा, एक तो हिंदी वाला ये पेपर, और ये 5 और 6 थोड़ा बहुत इथिक्स वाला। तो ये चीज़ याद रखना, इन पेपर पर आपको अच्छे से कमांड करनी है, ठीक है। अब जैसे GS1 से GS3 है, करंट अफेयर ज़्यादा तो मोस्टली इसी के लिए यूज़ होता है, थोड़ा बहुत इधर आएगा, ठीक है। परंतु ये चीज़ याद रखना कि आपको ये वेटेज ज़रूर देखना है कि करंट अफेयर कितना वेटेज है। मेरा ये मानना है कि जितना चाहे यूपीएससी का मेंस हो या पीसीएस का मेंस हो, कभी भी एक चीज़ याद रखना, 2 रेशियो होते हैं। एक होता है 70-30 का रेशियो होता है, मान लो 10 में से 7 क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिक पार्ट से आते हैं, 3 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से थोड़ा बहुत आ जाते हैं। या कभी कभी जो मैक्सिमम जाता है 60-40 जाता है, पर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि ऐसा हो जाए, ठीक है। तो याद रखना कि जितना स्टैटिक पार्ट आप जितना अच्छा करोगे, उतना ज़्यादा आपके नंबर सिलेक्शन होने की प्रोसेस आपकी बढ़ेगी। ऐसा नहीं करंट अफेयर पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो ये भी बहुत गलत तरीका है, ये चीज़ याद रखना। तो आपको स्टैटिक पे आपको अडिग रहना है, ठीक है। अब जैसे मान लो करंट अफेयर क्या है ना, कुछ कुछ मुद्दे जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेना, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं मोस्टली। दूसरी बात मैंने देखी है कि अगर आप स्टैटिक पार्ट को जितना ज़्यादा मजबूत करोगे ना, तो ऑटोमेटिक जो करंट अफेयर वाले उसमें कुछ ना कुछ लिख दोगे ना, तो एवरेज नंबर मिल जाते हैं। तो करंट अफेयर के पीछे ज़्यादा मत भागना। और ऑलरेडी मेरा मानना है कि तुम लोग पीटी क्रैक किए हो, तो पीटी में ऑलरेडी तुम्हारे पास अच्छे खासे फैक्ट है, बस आपको ये क्योंकि यूटिलाइज कैसे करना, ठीक है। और ये ऐसा भी नहीं कि आपके मेंस के जो आंसर में आपका पूरा फैक्ट ही दिख रहा है, वो भी गलती नहीं। जैसे मैं के कॉपी चेक किया तो उसमें दिख रहा है फैक्ट ही फैक्ट है, ऐसा नहीं है। आपको आर्गुमेंट भी देना आने चाहिए, पहले क्वेश्चन की डिमांड समझना है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपने आंसर को बैलेंस करना है। तो ये चीज़ें थोड़ा याद रखना। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फैक्चुअल लिख रहे हो, तो वो भी चीज़ ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे GS1 की बात है, तो GS1 में देखो मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री का जो मेरी तरफ से आप लोगों को ना PYQ वाला, यूपीएससी PYQ उसका मिल जाएगा। मोस्टली सिमिलर सा उस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो उसका मैं मॉडल आंसर आपको दे दूंगा 4-5 सालों के, ठीक है। तो वो थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक। दूसरी बात हिस्ट्री के, जैसे मेरे पास कुछ है, ये अखिल मूर्ति के शॉर्ट नोट्स टाइप से है, तो जैसे जैसे कुछ कुछ टॉपिक है आपको लगेगा, तो उसका यूटिलाइज कर सकते हो, इतना ज़्यादा उसका ज़रूरत है नहीं।
ठीक है। उसके बाद में आती है इंडियन सोसाइटी, ये वाला जो टॉपिक है ना, इसका आपको मेरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। मैंने इसका अच्छे खासे नोट्स बनाया, और मेरा जो नोट्स बनाने का जो तरीका रहा है वो ऐसा रहा है कि आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो एग्जाम में। चाहे मेरे इंटेलिजेंस सेक्रेटरी नोट देखना कि वो आपको डायरेक्ट यूज होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना कि आपको जो नोट्स, जो मेरे नोट्स हैं उनको डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है। वो आपको इस, तो ये वाला जो पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक वाला सोशल एम्पावरमेंट, ये सब सारे इसके कंप्लीट टॉपिक है। इसके अलावा कोई मार्केट में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और फिर ये ज्योग्राफी का रहा, तो ज्योग्राफी का एक चीज़ याद रखना कि आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत टॉपिक पे रिसर्च पे काम करना है। उसके अलावा जो आप एनसीईआरटी से पढ़े हो, जहाँ से भी पढ़े हो आप पीटी के लिए, तो वही चीज़ याद रखना, उसी से क्वेश्चन बनता है। और मेरा माना ज़्यादा एनसीईआरटी बेस बनाओगे, अगर आपने पढ़ा है तो ज़्यादा अच्छा कि उसी को ही बनाना, ज़्यादा इधर। हाँ फिर ठीक है, उसी को ही पढ़ो, जो है उसी को ही पढ़ो। ये चीज़ याद रखना, नया पढ़ने की बिल्कुल भी मत सोचना। जो आपने पढ़ा है बस ये चीज़ याद रखना कि सिलेबस कवर होना चाहिए, बस ये चीज़ याद रखना। जैसे मैंने कल देख रहा था यूपीपीएससी के पेपर, तो साइक्लोन जो है यूपीएससी जो साइक्लोन से क्वेश्चन पूछता है, यूपीपीएससी में पूछे हैं। तो आपको ऐसे टॉपिक जो है, जैसे मान लो इसमें सब जो लिखा है, टी सुनामी लिखा है, वोल्केनिक एक्टिविटी लिखा है, तो इनके पास आपके एक एक पेज के हैंडआउट जरूर होने चाहिए। ये चीज़ याद रखना, ज़्यादा नहीं, एक पेज का हैंडआउट होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन आ जाए तो अपन छाप के आए, बस ये चीज़ याद रखना। इतना जरूर आपके पास होना चाहिए। जैसे अब यह मान लो थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के बारे में भी है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि आपको बहुत डिटेल में चाहिए, नो नेवर। पहली बात, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, बहुत एवरेज टाइप से क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने के वो प्रयास करेगा भी नहीं, पूछेगा तो फिर ये पेपर 5 और पेपर 6 में कर दिया अभी स्पेसिफिक नॉलेज हाँ वाला है वही ना, तो वो थोड़ा स्पेसिफिक आपको पूछेगा तो उधर पूछेगा। और मेरा मानना है कि पेपर 5 और 6 आप करते हो ना, तो ये वाला जो पार्ट है, जो यूपी वाला पार्ट है, आपको अलग से करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो उधर से कवर हो जाएगा। आपका हिस्ट्री है, ठीक है। अब आती है कि इसकी बात, तो इसका मैं थोड़ा बहुत आपको कुछ नोट दूंगा, ठीक है, तो वो आपको काम आ जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। दूसरी बात है इसमें, देखो मैं पहले बता रहा हूँ कि देखो जैसे यूपीएससी में वैसा रहता है कि कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा करंट अफेयर ओरिएंटेशन में पूछते हैं। तो इसका भी यूपीपीसीएस का वैसा सेम है कि कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा करंट अफेयर बेस मिलेंगे, ठीक है। करंट अफेयर बेस ऐसा नहीं कि उसमें स्टैटिक यूज होता है, परंतु आपको थोड़ा करंट अफेयर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कुछ केस का याद हो। तो ऐसे में कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आज भी करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपका रहेगा ये वाला जो पार्ट है, इसका भी आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो इसमें आपको जो भी करंट अफेयर्स है थोड़ा बहुत उसको इंक्लूड कर लेना, वो हो जाएगा, ठीक है। जीएस 3 में इकोनॉमी के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लगभग जीएस 1 में थोड़ा ओनली ज्योग्राफी को छोड़ के थोड़ा बहुत, और वो आपको जीएस 4 तक कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि उससे ज़्यादा आपको बाहर ज़्यादा करना नहीं, पेपर 5-6 का आप कर लेना, जहाँ से भी आप कर रहे हो, तो वो हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ तो ये है कि कुछ टॉपिक है, फिर कुछ लगे कि सर ये चीज़ें कुछ मिल नहीं रहा, तो मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज है, ठीक है। तो पहले आपको ये चीज़ रखनी है कि सिलेबस पे कमांड करनी है, ठीक है। अब पहली बात एक चीज़ रखनी, जैसे आप सिलेबस में मान लो इंडियन सोसाइटी पढ़े आप, ठीक है। इंडियन सोसाइटी को जब आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो उसके बाद में याद रखना कि PYQ आपको सबसे पहले लिख के मेरे से चेक करवाना है। तो आप है ना मेरे से बार बार PYQ लिख के चेक करवाना, उसका बहुत फायदा है। पहले अभी आप क्या करो, सेक्शन वाइज मेरे से चेक करवाओ, ठीक है। सेक्शन वाइज लिखो आप, जैसे मान लो कि आज इंडियन सोसाइटी का अपन ने रिलीजन पढ़ लिया है, ठीक है, या आपने धर्मनिरपेक्षता वाला टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है, सांप्रदायिकता पढ़ लिया है, क्षेत्रवाद पढ़ लिया है, तो आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाना और टॉपिक वाइज जो है आप लिखते जाना। तो पहला काम आपको ऐसे करना है, PYQ आप मेरे से बार बार चेक करवाओ। तो पहला पार्ट तो ये रहेगा कि आप टॉपिक पढ़ोगे, टॉपिक वाइज आपको PYQ लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड प्रोसेस रहेगी, सेकंड प्रोसेस फिर आप जब मान लो जैसे पेपर 1 का आपको पूरा सिलेबस वाइज पूरा कंप्लीट, मतलब टॉपिक वाइज कंप्लीट हो गया, तो फिर आप मेरे से फुल टेस्ट चेक करवाओगे PYQ, ये चीज़ याद रखना। और आप उधर जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो वो बस मेरे से रिव्यू करवा लेना, एक बार मेरे को दिखा देना, बस उसका उतना ही काम है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है अपना ये काम है, ये चीज़ याद रखना। PYQ आप मेरे से लगभग 3 बार चेक करवाओगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने PYQ लिखे ना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, पहले टॉपिक वाइज लिखना, ठीक है, फिर उसके बाद फुल टेस्ट वाइज लिखना, चेक करवा लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ इंटरव्यू कॉल आएगा, इसकी मैं श्योर 100% गारंटी दे रहा हूँ। PYQ से इधर उधर मत भागना, ये चीज़ याद रख लेना। और जो ये टेस्ट आप दोगे, टेस्ट बस वो मेरे से रिव्यू करवा लेना कि सर ये कॉपी चेक होके आई है, या आप जो लिखे हो वो मेरे से एक बार रिव्यू करवा लेना,
कि हाँ इसमें, फिर मैं उसमें उसमें उतना ही बताऊंगा कि अच्छा इसमें थोड़ा बहुत ये मान लो कि आप फ्लो चार्ट बना सकते थे, यहाँ पे ये डायग्राम बना सकते थे, ठीक है। थोड़ा बहुत आप अपने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा करो, कंक्लूजन थोड़ा बहुत अच्छा करो, ठीक है। तो देखना कि आप ये चीज़ नोटिस करना। देखो मेरे मेंटरशिप पे इतना ही है, जैसे मान लो कि अभी आप 10 में से 2 या 3 नंबर पा रहे हो, तो इसका मेरा गारंटी कि आप मेरी, जब आप मेरी चीज़ें फॉलो करोगे, मैं बताऊँगा ना, तो ये गारंटी कि आपको 10 में से 5-6 नंबर मिलने लग जाएगी। आप खुद ये टेस्ट सीरीज में ऑब्जर्व कर लेना। तो ये आपके पास एक एग्जामिन मेथड भी रहेगा कि सर की जो चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि एक तो मैं कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ना। दूसरी बात है ना, जैसे आप कोई भी जो सोर्स हो, एक बार मेरे से ज़रूर कंसिडर कर लेना कि सर मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ, तो मैं बताऊँगा कि वह रिलेवेंट है या नहीं है। तो आप जैसे मान लो GS1 से लेकर GS4 तक का खास तौर से मेरे से बिना रिकमेंडेशन कुछ पढ़ना मत अलग से, एक बार मेरे को ज़रूर बताना कि सर हम ये पढ़ रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, कोई फालतू में एक टेस्ट सीरीज़ के अलावा कोई ज़्यादा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट मत करना, टाइम वेस्टेज, ये चीज़ याद रखना। टेस्ट सीरीज़ का इतना ही पर्पज़ होता है कि अपना जो पेपर है जो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। दूसरी बात ये रहता है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो, फ्लो चार्ट के आप बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, तो ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। PYQ को आपको 3 बार मेरे से लिख के चेक करवाना है, ठीक है। फिर बाद में देखो, पहला पर्पज़ अपना ये हो जाएगा कि आप पहले सेक्शनल वाइज, फिर फुल टेस्ट, जैसे मान लो GS1 का आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो GS1 के लिख के मेरे से सारे चेक करवा लेना। उसके बाद में जब मान लो कि एग्जाम जब नज़दीक आएगा तो आप एक दिन में जो है 2-2 पेपर, जो समझ में एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो आप उस तरीके से भी फॉर्मेट में मेरे से चेक करवा लेना PYQ। बस PYQ जितनी ज़्यादा बार लिखोगे उतना ही आप इस एग्ज़ाम के सटीक पहुँचोगे, ये चीज़ याद रखना। उतना करो। और मैं पहले बता रहा हूँ, देखो कम पढ़ना है, बस ये चीज़ याद रखना, उसको यूज़ ज़्यादा करना है, और इसके अलावा कुछ है नहीं इस एग्ज़ाम में, चीज़ याद रखना। तो 2 चीज़ें ये इंपॉर्टेंट याद रखना, बस PYQ करना है। देखो जैसे मैं बताऊँ, मोनिका जो है लास्ट ईयर इंटरव्यू दी, ठीक है, आपकी बार इंटरव्यू दी है, तो मैंने उसको, जब वो मेरे से लगभग 2020 से जुड़ी थी, पहले अटेम्प्ट से जुड़ी हुई थी, तो मैंने उसको स्टार्टिंग से यही काम कराया था कि आप PYQ पहले टॉपिक वाइज लिखो, तो मेरे से डिस्कस करती थी। तो उसके बाद में उसको सोचा ना, कोई उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, कुछ भी नहीं। बाद में बस टेस्ट सीरीज विजन का कुछ जो होते हैं ना, 4-5 जो फुल टेस्ट होते हैं, वो इस पर्पज़ से की थी कि आलिक भाई आप 3 घंटे बैठ के लिख पा रहे हो, नहीं पा रहे। अब देखो इसको इंटरव्यू कॉल पिछले साल भी रहा था और अब की बार भी रहा है। और एक UPPCS की भी एक लड़की थी जो मेरे से जुड़ी थी, उसको सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो उसका इंटरव्यू भी आया था उस टाइम, परंतु फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था उसका। फिर बाद में ऐसा हुआ कि उसका PT नहीं हुआ पिछले 2-3 अटैम्प्ट से। तो ये गड़बड़ी रहती है, तो ये चीज़ याद रखना, बस गलती मत करना। और दूसरी बात है ना, जो मैंने आंसर राइटिंग वाली क्लासेज जो डाली है ना, एक बार देख लेना वो चीज़, क्योंकि मैंने देखा के का जो है वो क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझ रहे। तो ये चीज़ें अगर गड़बड़ी करोगे ना, तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी होती है भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जब आप क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखोगे ना, नंबर मिलते हैं। बस ये चीज़ याद रखना कि कहाँ पे फ्लो चार्ट भी ऐसा भी नहीं कि हर जगह फ्लो चार्ट यूज़ करना। जैसे आज किसी ने वो लिखा था ना, वो वाला, एक बार आप भेजो, PDF बनाया आपने? जी भेज दिया सर। चलो 1 मिनट रुको, मैं चेक कर देता हूँ, तो थोड़ा और ज़्यादा आपको आइडिया मिल जाएगा अच्छे से। अरे ये याद रखना, तो मैं पहले बता रहा हूँ कि दिन का टाइम 6 घंटे, आप अगर 8 घंटे पढ़ो तो 6 घंटे पढ़ो, 2 घंटे लिखने के लिए। अभी तो मेरा मानना है कि अभी 1-1.5 महीना आप 1-1 घंटा ही लिखो, ठीक है। 1 घंटे के 5-6, 1 घंटा सर, 1 घंटा सुबह लिखते हैं और 1 घंटा दोपहर में लिखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा मन वैसा हो जाता है ना पढ़ने का। हाँ ठीक है, वैसा कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो आप उसमें जैसे हिंदी का भी लिख लिए, ठीक है, पेपर 5-6 का भी लिख लिए, परंतु आप मेरे से डेली चेक करवाओगे, ठीक है। और PYQ आपको चेक करवाने, तो ये चीज़ याद रखना। उससे ये होगा कि आपका ना रिदम बना रहेगा, सिलेबस से आप जुड़े रहोगे, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, एक बार आपकी कॉपी चेक करते हैं तो थोड़ा मैं आइडिया बता देता हूँ आपको क्या करना है इसमें। पर PYQ ही ज़्यादा से ज़्यादा लिखना, और बस जो आप टेस्ट ही लिखोगे उसका रिव्यू करवा लेना बस मेरे से एक बार। चलो ठीक है। अब देखो भारतीय परंपरा, देखो सबसे पहले चीज़, एक चीज़ मैं बताता हूँ, क्वेश्चन को क्यों समझना जरूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन की डिमांड से इधर उधर जाते हो ना, फिर ऑटोमेटिकली आपका नंबर मिलने चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। भारतीय परंपरा व संस्कृति में गुप्त काल एवं चोल काल के योगदानों पर चर्चा कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो डिस्कस करना है। तो आप वो मेरे आंसर राइटिंग वाली क्लासेस देखोगे ना, तो उसमें लिखा है भाई डिस्कस करना होता है, तब क्या लिखते हैं, क्या है वो चीज़ याद रखना।
अब देखो इसका आपको योगदानों पे चर्चा करना है, ठीक है। अब भारतीय परंपरा, अब देखो दो चीज़ है, एक ट्रेडिशन में और संस्कृति में उनका क्या योगदान रहा, तो आपको स्पेसिफिक इन्हीं के ही बारे में लिखना है। अब कभी कई बार क्या होता है कि बच्चे इनके अलावा भी राजनीतिक, आर्थिक ये योगदान लिखने लग जाते हैं, तो वो गलत है। इससे क्या होता है कि एक तो आप क्वेश्चन की लिमिट को एक्सेस करोगे, स्वाभाविक सी बात है, जब फालतू के लिख रहे हो तो उससे एक तो एग्जामिनर का स्वाभाविक सी बात है, आप जो चीज़ पूछ रहे हो वो तो नहीं लिख रहे हो, उसके अलावा लिख रहे हो तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो आपने देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या किया है। भारतीय परंपरा व संस्कृति में गुप्त काल में चोल काल महान उपलब्धियों के काल रहे हैं। दोनों के समय में कला एवं साहित्य में दोनों ने क्लासिक मानदंड ग्रहण किए। अब देखो ये जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, आप स्टार्टिंग में हो, ये नॉर्मल है, ये चीज़ याद रखना, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये नॉर्मल है। इससे आपको मतलब एग्जामिनर पे आप जो मान लो कि सब देखो कंपटीशन मेंस में यही रहता है कि लिखते तो सब है, परंतु कौन अच्छा लिख रहा है, तो ये आपका नॉर्मल है। आपने जस्ट एक क्वेश्चन को थोड़ा बहुत डिफाइन कर दिया, थोड़ा बहुत एक दो लाइन जोड़ दिया, बस और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना कि इंट्रोडक्शन में धीरे धीरे आएगा, वो कोई इशू नहीं है, परंतु ये चीज़ याद रखना कि आपका जो इंट्रोडक्शन अभी नॉर्मल है। अब आगे देखते हैं कि अपनी क्वेश्चन की जो डिमांड है, अब देखो यहाँ से मेन बॉडी स्टार्ट होता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। गुप्त काल व चोल काल इसी कारण भारतीय परंपरा और संस्कृति के विकास में निर्णायक निर्धारण काल रहे हैं। इनके योगदान निम्नलिखित बिंदु द्वारा। अब देखो ये चीज़ बच्चों की गलती होती है, देयर इज नो नीड। अब देखो इससे क्या हुआ, एक तो आपकी वर्ड लिमिट भी एक्सेस गई, टाइम भी आपका गया, और इस चीज़ का आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। ये चीज़ याद रखो, टू द पॉइंट लिखना है जिससे आपको नंबर गेन मिले। जैसे मैंने आज टॉपर की कॉपी भेजी थी ना, तो मैं भी ऐसे थोड़ा बहुत देख रहा था, तो आप उसका देखना, वो जो क्वेश्चन पूछा है उसको एड्रेस किया है और फालतू की चीज़ें नहीं लिखा। अब देखो ये फालतू की चीज़ें, आपको इसका एक भी नंबर नहीं मिलेगा, तो ये लिखने की जरूरत है ही नहीं। आपको डायरेक्ट क्या करना था, देखो गुप्त काल में चोल काल के योगदान, ठीक है। आप देखो इसमें दो तीन तरीके से आप लिख सकते हो। योगदान आपने डाला, ठीक है, फ्लो चार्ट टाइप से भी आप लिख सकते हो। योगदान डाला, परंपरा में क्या योगदान रहा, जैसे मान लो गुप्त काल के योगदान क्या है, ऐसे डाला, पर डायरेक्ट डालो आप मेन बॉडी में परंपरा और संस्कृति में, ठीक है, डायरेक्ट बन जाएगा। कुछ नहीं, अब यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिख दो, यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिख दो, फिर वैसे ही चोल काल में आपके क्या योगदान है, बस वही सेम चीज़। अब देखो आपका सोचो इतना ये फालतू लिखे हो, कोई मतलब नहीं है। देखो यही चीज़ है जो सीखनी है, नहीं तो देखो आंसर राइटिंग सब करते हैं, पर ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको लोग ये चीज़। अब देखो ये फालतू की चीज़ है, कोई मतलब नहीं है। अब आपने क्या किया है, गुप्तकालीन चोलकालीन स्थापत्य कला द्वारा क्रमशः नागर शैली और द्रविड़ शैली के आधारभूत संरचना का निर्माण किया। मेरा मानना है कि ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप दोनों को अलग अलग करो, ज़्यादा अच्छा ये आप ये सही है, जो इससे नंबर अच्छा मिलता है। बस देखो टॉपर्स की कॉपियों में, इसीलिए मैं क्यों बोलता हूँ, देखो सही बता रहा हूँ ना, टॉपर्स की कॉपियाँ आपका एक पैमाना होती है कि आपको उस लेवल तक पहुँचना है, तो ये चीज़ नोटिस करो, आपको भी उनके तरीके से लिखना है क्वेश्चन, तो स्वाभाविक बात है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग लिखना चाहिए था आपको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने ये फॉर्मेट जो बताया था, आप इसमें ये यूज़ करो, तो एक तो ये फालतू की लाइनें लिखने से बच जाओगे, ठीक है। गुप्तकालीन और चोलकालीन स्थापत्य कला द्वारा क्रमशः नागर शैली द्रविड़ शैली का आधारभूत संरचना का निर्माण, ठीक है। आगे क्या लिखा है, मूर्तिकला के क्षेत्र में गुप्तों द्वारा सारनाथ शैली, चोलों द्वारा प्रशस्त धातु की बेहतरीन। अब देखो आप जब पॉइंट फॉर्मेट लिखते हैं ना, तो डायरेक्ट आप लिखते हैं, अभी इतने बड़े लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती। देखो जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल टाइप से है ना, तो इसमें आप फ्लो चार्ट से लिखो, आपको नंबर मिलेंगे। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आर्गुमेंट देने होते हैं, तो उन क्वेश्चनों में जो है आपको थोड़ा पैराग्राफ स्टाइल में लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ स्टाइल में लिखने होते हैं, बच्चे उसमें क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाने लग जाते हैं, वो गलती है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। फिर आगे चित्रकला के क्षेत्र में गुप्तों द्वारा अजंता में बाघ चित्रकला जैसी महान उपलब्धियां, चोलों द्वारा मंदिरों की दीवारों पर निर्मित चित्रकला जैसे बृहदेश्वर मंदिर की दीवार पर तिरुपति शिव। अब देखो यहाँ पे आपने एग्जांपल दिया है, आपको नॉलेज अच्छा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। गुप्तों चोलों के अधीन क्रमशः संस्कृत साहित्य, कालिदास, विशाखदत्त एवं तमिल साहित्य कंबाइन सिंपलिटी से क्लासिकल मानदंड। अब देखो यहाँ पे, अब देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने क्या किया ना, गुप्तों चोलों का एक मिक्स कर दिया है तो वो थोड़ा याद रखो कि सेपरेट रहेगा जितना ज़्यादा क्रम से लिख दिया था आगे। हाँ, तो अब देखो मैं यही बता दूं, ज़्यादा देखो एग्जामिनर को जितना क्लियरिटी आप दोगे ना, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। अब जैसे मेरे को सोचना पड़ा यार, इसमें गुप्तों का क्या है, चोलों का क्या है, सही बात, समझ में आ रहा है ना। तो जितना एग्जामिनर को आप क्लियरिटी दोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आगे आता है उपयुक्त विश्लेषण के लिए स्पष्ट है कि चोल काल और गुप्त काल दोनों ही परंपराएं संस्कृति की प्रौढ़ता के लिए जाने जाते हैं, जहाँ इन्हें विकसित होने में समय परिस्थितियाँ प्राप्त हुई। अब नहीं, ये कंक्लूजन भी है जो आपको बहुत काम करना है अभी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ,
अब देखो कभी भी एक चीज़ याद रखना कि जैसे पहले है ना इन चीज़ों को समझना ज़्यादा, देखो इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना था, चाहते तो परंपरा संस्कृति को आप डिफाइन कर सकते थे। अब देखो चाहते तो भारतीय परंपरा 2 लाइन में डिफाइन कर देते, परंपरा क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, समझ में? इंट्रोडक्शन ऐसे शुरू करो, बहुत अच्छा नंबर मिलेंगे, ये चीज़ रखना। क्योंकि एग्जामिनर को एक मान के चलो कि आप एक छोटा बच्चा है, ठीक है, आपको उसको ये समझा रहे हो कि देखो जैसे मान लो मैं ही अभी चेक कर रहा हूँ, अगर आप मान लो भारतीय परंपरा और संस्कृति को समझाते इंट्रोडक्शन, तो मुझे भी लगता है कि अच्छा ये है, अच्छा ये है, तो अच्छा गुप्त काल में इन 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 चीज़ों में क्या क्या दिखा, तो ये चीज़ याद रखना कि ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा जितना ज़्यादा क्लियर करोगे, फिर आपको जो कंक्लूजन में ये लिखना था कि इनका योगदान यहीं तक नहीं था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसने भारत को एक मतलब समृद्ध राष्ट्र जो भी है, इस तरीके से थोड़ा कंक्लूजन करो, समझ में आया? तो उससे ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहता है, जितना पॉजिटिव वे में लिखोगे तो वो थोड़ा आपको नॉलेज का भी विस्तार बताता है, ठीक है। अब आगे देखो, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। अब देखिए ये यूपीएससी का 2019 का क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे भी आया था। तो ये चीज़ यार पीसीएस में यूपीएससी में थोड़ा सिमिलरिटी रहती है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी पूछे उन्होंने। अब देखो आप देखो समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। तो देखो चर्चा करने का मतलब क्या होता है, पहले मैं इसी चीज़ का बता देता हूँ। यहाँ पे भी आपने देखो ये जो पिछले के पॉइंट होते हैं ना क्वेश्चन के, वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिख रहे हो तो फिर सही नहीं है। चर्चा करने का मतलब होता है, जैसे मान लो कि कभी अगर आप कॉलेज वॉलेज में अपने पार्टिसिपेट किया होगा, डिबेट डिस्कशन होता है, तो उसमें क्या होता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी मैं बोल दूं कि भारत का सांस्कृतिक उत्थान या पतन, ठीक है। तो अब ये डिबेट हो रही है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, उसके आर्गुमेंट में बोलेंगे कि हाँ उत्थान हो रहा है, कुछ बोलेंगे नहीं पतन के। तो समझ में आया? तो आपको तो जब डिस्कस करने का मतलब है, थोड़े बहुत आपको पॉजिटिव पॉइंट भी बताने, थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट भी बताने। क्या तो आपको भारतीय कला विरासत के संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, तो आवश्यकता क्यों है आपको ये बताने पड़ेंगे, ठीक है। अगर फिर इसके आप काउंटर क्या करोगे, आवश्यकता अगर मान लो इसको नहीं सुधार करेंगे तब क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है, डिस्कशन में आप जो है थोड़ा बहुत पॉजिटिव, थोड़ा बहुत नेगेटिव, या थोड़ा उसके जो है आप समर्थन कर रहे हो उसका थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव पक्ष भी डालना पड़ेगा। अगर ये मान लो जैसे मान लो सर चर्चा, अगर चर्चा लिखा है मतलब चर्चा कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट लिखने पड़ेंगे, लिखने पड़ते हैं, दोनों लिखने पड़ते हैं। डिस्कशन का मतलब ही क्या हुआ, डिस्कशन से ये आती है कि कोई टॉपिक है उसके अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी दोनों आती है, फिर उसका आखिरी में आपको जब कंक्लूजन लिखोगे तो याद रखना जो कमियाँ आपने बताई है उसका आपको पॉजिटिव मतलब या सॉल्यूशन टाइप से आपको निष्कर्ष में लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो इसलिए मैं बोला कि मेरी जो क्लासेज है वो जरूर देख लेना, आंसर राइटिंग वाली, तो उससे आपको थोड़ा मिल जाएगा कि आपको अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, वो बहुत ज़रूरी है। अब देखो कला एवं विरासत किसी देश, समुदाय एवं राष्ट्र की बौद्धिक धरोहर होती है, उसके माध्यम से उसे विशिष्ट पहचान मिलती है, ठीक है। भारत प्राचीन काल से ही अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और संपन्नता कलात्मकता के लिए जाना जाता है, ठीक है। आपने नॉर्मल यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, मतलब ये कोई इशू नहीं है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आपको इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। दूसरी बात आपने गैप दे रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपका ये तो ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपने क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको एड्रेस किया है। गौरतलब है कि किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत कलात्मकता जो उस राष्ट्रीय समुदाय से कोई वैश्विक पहचान प्रदान करती है, संरक्षण अनिवार्य हो जाता है, ये कोई जरूरत लिखने की नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या समय की वर्तमान समय की आवश्यकता है, कला विरासत संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता होने के क्या कारण है, अगर नहीं करेंगे तो क्या कारण है। 2 पॉइंट आपको बनाने थे, बस खत्म बात, और उसको आपको लिखना था। राष्ट्र समुदाय के सौंदर्य अभिरुचि के विकास के समझ के लिए, विदेशी पर्यटक आकर्षण व विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के लिए, ठीक है। किसी भी राष्ट्र या समुदाय के लोगों में भावनात्मक एकता का स्वर उभारने के लिए जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। इनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जो कुछ क्षेत्रों में रोजगार संवर्धन को भी प्रेरित करता है। सांस्कृतिक कूटनीति का साधन है, स्थानीय वस्तुओं का प्रसार, जैसे कि जीआई टैग, एक जिला एक उत्पाद। अब देखो एक चीज़ याद रखना, अब देखो आपने जैसे कला वर्तमान समय की आवश्यकता क्या हो। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, पहली बात तो एक चीज़ याद रखना कि कभी भी आप जब क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो अपने माइंड को है ना मल्टीपल सोचो। आप इसी क्वेश्चन सोचो कि भाई आर्थिक दृष्टिकोण से क्यों जरूरी है, क्योंकि कला संस्कृति का अगर संरक्षण होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो आपने लिखा भी हो पॉइंट, पर ये माइंड में हमेशा रखो कि अपन मतलब मल्टी डायमेंशनल कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो आपने लिखा भाई आर्थिक तरीके से, भाई स्वाभाविक सी बात है रोजगार को इसको बढ़ावा मिलेगा, जो आर्थिक जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। फिर अपन देखते हैं कि भाई आर्ट एंड कल्चर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अपन धरोहर को संरक्षित रखते हैं तो अपनी जो प्राचीन जो है उससे अपन जुड़े रहते हैं, तो अपनी प्राचीन जो धरोहर है। फिर अब देखो हाँ एक और चीज़ मैं तो यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको फंडामेंटल ड्यूटी को मेंशन करना चाहिए था।
याद करो फंडामेंटल ड्यूटी में है या नहीं? आर्टिकल, हाँ सर है आर्टिकल। अब देखो ये चीज आप लिख दोगे ना, ऑटोमेटिक आपको 1 नंबर बढ़ जाएगा। उस बंदे को लगेगा कॉपी चेक करके भाई ये देखो अपनी पढ़ाई का सही यूज कर रहा है। अब आपको इसे अलग से कुछ ही नहीं पढ़ना है इसके लिए, परंतु आपने जो पढ़ा है उसी को यूज करो। अब देखो यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है जरूर आना चाहिए, कि उसमें लिखा भी है सांस्कृतिक कला धरोहर उसका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि अपने को गौरव की अनुभूति दिलाते हैं। डायरेक्ट आप उस पर लिख दो कि फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके आर्टिकल वो लिख दो, खत्म बात। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैं बताऊं तो आपको इसको मतलब जैसे इकोनॉमी सेक्टर में डिवाइड करना है, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका, जैसे आपने लिखा भी वो पॉइंट लिखे हैं आपने, ठीक है। आप फिर उसका देखो कि साइंस टेक्नोलॉजी की उसकी क्या ज़रूरत है। अब देखो उसके बाद में आपको लिखना था कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर चुनौतियाँ क्या रहेगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लिखना था कि चैलेंजेस अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सांस्कृतिक धरोहर खत्म हो जाएगी, ठीक है। अपन जो परंपरा के जो तत्व है वो जो संग्रहित करते हैं बहुत सारे लोग, रोजगार है वो संकट में आ जाएंगे। मतलब एक पैराग्राफ आपको वो जरूर लिखना चाहिए था, चैलेंजेस अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। फिर आखिरी में जो कंक्लूजन है उसमें आपको वे फॉरवर्ड लिखना है कि देखो ये जरूरी है, इसीलिए इसके अपने महत्व देखा, महत्व को अगर अपने इसको आगे रखना है या और इसको बढ़ावा देना, इसके लिए इसकी जो चुनौतियाँ चैलेंजेस है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और इसी से जो है भारत की जो आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सांस्कृतिक समृद्धि भी होगी। बस ऐसे करके कंक्लूजन लिखो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अतः उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि किसी भी राष्ट्र की कला एवं विरासत उसे वैश्विक पहचान प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी सहायक है, जो इनके संरक्षण। अब देखो एक चीज़ नोटिस करो, आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों एक ही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो एक थोड़ा आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। तो ऐसे आप PYQ चेक करवाते रहो तो आपको एक ग्रिप मिलता रहेगा। हाँ सर एक मैंने भी भेजा है। हाँ 1 मिनट, ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ। बस ये चीज़ याद रखना कि PYQ लिखते रहो और कुछ ही भी फालतू का मत लिखो। ओके सर। PYQ जितनी बार लिखोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और एग्जाम के उतने ज़्यादा नज़दीक जाओगे। आपने 2 भेजा है क्या, 2 PDF? अच्छा हाँ सर, 2 क्या, ठीक है 1 मिनट। सर इस तरीके से मतलब जैसे कोई क्वेश्चन दिया है तो सर उसमें जो कोई पूछा है, जैसे मान लो इंट्रो लिख के उसके बाद सीधा हेडिंग डाल के अपन कर सकते हो, उसमें ये लिखना जरूरी नहीं बिल्कुल निम्नलिखित है, ये बच्चों जैसी हरकतें मत करो। ये अपन जो 6ठी 7वीं क्लास में लिखते थे, बोर्ड एग्जाम में लिखते थे, वो नहीं, देयर नो नीड। ये चीज़ हमेशा याद रखना। पहली बात, एग्जाम में फालतू लिखने का टाइम होता ही नहीं। ठीक है। विभिन्न प्रकार के भूकंपीय तरंगों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, ठीक है। जब भी देखो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आए तो टेबल बना के देना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो जैसे आपने किया भी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से पृथ्वी पर सतह पर अकस्मात और असामान्य कंपन भूकंप कहलाता है, ठीक है। भूकंप से 3 तरंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, ठीक है, तरंग तथा धरातलीय तरंग की उत्पत्ति होती है। अब आपने देखो बिल्कुल एकदम सटीक दिया है, भूकंप पे आपने बता भी दिया और उसके वो जो है पार्ट्स भी बता दी, ठीक है, ये एकदम बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे तुलना आपने कंपैरिजन कर दी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कायपिंड तरंग ये दीर्घ तरंग होती है, सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले रिकॉर्ड होती है, पी तरंग के बाद रिकॉर्ड, अंतिम रिकॉर्ड, वेग सर्वाधिक। अब ऐसे फैक्चुअल आपका नॉलेज अच्छा खासा है। इतना कौन याद रखता है भाई। ठीक है, अपन फायदा भी उठाओ उस चीज़ का, अगर याद कर सकते हैं तो अपन, ठीक है। तो ये चीज़ अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, PS के अन्य क्रिया से उत्पन्न। अब देखो मैं एक चीज़ में बताता हूँ, इसमें ना NCERT में जाके देखना, एक डायग्राम दिया है, तो वो डायग्राम जरूर बनाओ। अब देखना, अब इसी क्वेश्चन में आपको देखो, जैसे अभी मैं चेक करता हूँ, मान लो कि आप, ठीक है, ये सब सही लिखे हो। भूकंप के दौरान उत्पन्न काय धरातलीय तरंग में काय तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विश्लेषण जानकारी, ठीक है, एकदम सही किया है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप मान लो कि आपको 4.5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब जाके NCERT में जाके देखना, और एक डायग्राम दिया है, अगर जैसे आप डायग्राम बनाओगे ना 10 में से 5.5 नंबर या 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये फायदा है,
अब देखो इसमें डायग्राम का स्कोप है तो जरूर डालो। आपने देखो यहाँ पे टेबल फॉर्मेट की जरूरत थी, वो आपने डाला, बहुत अच्छा है। परंतु एक जो थोड़ी सी कमी मुझे लगी कि आप जाके देखना एनसीईआरटी में एक बनाया है डायग्राम, पी तरंगे एस तरंगे ऐसे करके वो बनाया है, वो जरूर आप इसमें मेंशन करो, आपको ऑटोमेटिक आधा एक नंबर बढ़ जाएगा। बस ये चीज़ याद रखना। तो ये सही लिखा आपने, इसमें एकदम सही है। एक और देख लेते हैं आपने जो लिखा है। तो ये चीज़ यार छोटी छोटी चीज़ें जब मैं इनपुट देते जा रहा हूँ, इन पे सुधार करते जाओ, ऑटोमेटिक आप देखना। मैं तो खुद बोल रहा हूँ ना, आप जाके देखना। जब अभी आप मान लो कि मैं कहा इसमें कहीं पे टेस्ट दे रहे हो, पहले दिन देखना आपका जो स्कोर रहेगा, फिर आखिरी दिन देखना, मतलब आप खुद को समझ में आ जाएगा। बस वो चीज़ें मैं जो बताते जाऊँगा उसको इम्प्लीमेंट करते जाना बस। अब देखो हाँ, इसी क्वेश्चन में जब चेक किया था तो मैं बताता हूँ कुछ चीज़ है ना। इसमें जो ये वाली चीज़ लिखी है आपने, ये आप आराम से फ्लो चार्ट में लिख सकते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन की मेन डिमांड है नहीं, परंतु अपने को दर्शाना भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, अब देखो एक फ्लो चार्ट ऐसा होता है, मैंने एक पीडीएफ भी भेजी थी आप लोगों को फ्लो चार्ट वाली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस तरीके का डायग्राम बना लो, इस तरीके का डायग्राम बना लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डायग्राम होता है, तो इनका यूज़ करना सीखो। मैंने लगभग बहुत सारे आपको लगभग 100-150 डायग्राम शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, तो वो चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये बतानी थी। दूसरा बात एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो एनसीईआरटी में जाके देखना कि एक बहुत अच्छा वो है, जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि अभी मैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ाया था बच्चों को, तो मुझे याद अच्छे तरीके से। तो वो डायग्राम जरूर बनाओ अर्थ का। अब देखो वही मैं फिर बता रहा हूँ, आधा आधा नंबर बढ़ा देगा, ये आधा आधा नंबर के लिए तो पूरी लड़ाई है। तो ये चीज़ याद रखना, ये आधे आधे नंबर के लिए लड़ाई है। कंटेंट आपका ठीक है, कोई इशू नहीं है, बस ये चीज़ याद रखो। जो मैं कुछ नोटिस कर, जैसे यहाँ पे फ्लो चार्ट से कर सकते थे आप, यहाँ पे अर्थ वाला डायग्राम बना सकते थे, बस आपको इतना ही करना है और आप सब कुछ सही है, आपका और कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। तो ऐसे जब जो भी है आप चेक कराओ, तो आपका डेली एक थोड़ा बहुत इनपुट, बस ये चीज़ अगर मैं जो इनपुट देते जाऊँगा वो अपडेशन भी मतलब आपके नेक्स्ट जो आंसर उसमें दिखने चाहिए, तब ये आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर देखना कि आपको ओवरऑल आपका ऑटोमेटिक नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये चीज़ याद रखना, बस ये चीज़ याद रखना कि फालतू की चीज़ें मत पढ़ना, ठीक है। टू द पॉइंट पढ़ो, बार बार उसी को पढ़ना, रिवीजन करना, और बस ये है कि लिखने में यूज़ करो। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व किया कि मल्टी डायमेंशनल अपना आंसर लिखने का प्रयास करना, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। क्योंकि बच्चों में यही कमी होती है कि वो वन डायमेंशन ही आंसर लिख पाते हैं। तो उससे है ना कि एग्जामिनर को पता लगता है कि भाई ये बंदा ओनली सिंगल थॉट वाला पर्सन है। सिंगल थॉट वाला जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कभी भी उस चीज़ को ध्यान नहीं रखेगा, वो उसको अगर जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसको फॉलो करेगा, स्वाभाविक सी बात है। और वो भाई वहाँ की सेंसिटिविटी होती है, कल्चर डाइवर्सिटी भी होती है, लोगों के इमोशन होते हैं, उन चीज़ों को ध्यान नहीं रखेगा। तो ये चीज़ याद रखना, मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखोगे तो उससे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। हाँ, कुछ पूछना तो पूछो अगर आपको कुछ। सर ये बताइए सर, ऐसे जैसे इसमें डिफाइंड है ऑलरेडी कि मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट पे पूछना है, कौन कौन सा टॉपिक है, जैसे मतलब सेक्शन 1 में सर साहित्य और संस्कृति, सेकंड में सामाजिक क्षेत्र और तीसरा राजनीतिक क्षेत्र, सेक्शन बी ऐसे सेक्शन सी है। तो सर इन ऐसे का सर अगर इनका कोई वो होगा आपके पास क्या, मतलब जैसे सीधा सीधा जैसे मान लो रूपरेखा टाइप में मिल जाता है, जैसे मान लो मेरे जो मैं ऐसे नोट्स जो दिया था ना, अब देखो मैं बताता हूँ उसका, मैं लगभग उस पर मान के चलो मैंने जब किया यूपीएससी मेंस दिया था तो उस पर 1 महीने मैंने उसी पे काम किया था। तो उसमें देखो कुछ कुछ चीज़ें आपको क्या मिलेगी। एक तो जो हिंदी मीडियम में दिक्कत रहती है कि शब्दकोश नहीं रहता अपने पास, जैसे आपका देखना ये चीज़ याद रखना, तो वो जरूर पढ़ो। एक तो क्या होगा कि आपकी वोकेबलरी डेवलप होगी, ठीक है। दूसरी बात मैंने उसमें हर टाइप के जो ऐसे है उसको इंक्लूड किया है, हर टाइप के आपको। और दूसरी बात उसमें चाहे दृष्टि की बुक हो, ठीक है, धर्मेंद्र जाखड़ की बुक हो, उसका भी इंक्लूजन है, ठीक है। उसके अलावा जितने टॉपर्स की जो कॉपी है उसका भी इंक्लूजन है, तो आपको उसमें बहुत अच्छा मिलेगा, उसको पढ़ो। और दूसरी बात एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब वो मेरे ऐसे की बुक पढ़ोगे ना आप, तो उसका मल्टीपल यूज है। आपको GS1 में भी यूज है, GS2 में भी यूज है, GS3 में, GS4 में भी यूज है। तो ये चीज़ याद रखना, उसको जरूर पढ़ो। और एक PDF मैं शेयर करूंगा, पतंजलि वालों का है वो, एक PDF है, तो उसमें आपको ना सब्जेक्ट वाइज कोट मिल जाएंगे, जो आप बता रहे थे ना उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना वो, पर मेरे नोट जरूर पढ़ना, मैं पहले बता रहा हूँ, उसमें बहुत मेहनत किया है मैंने इनमें। हाँ सर, वो इनमें हम सोच रहे हैं सर एक एक जैसे टॉपिक पकड़ के रखना। जैसे सेक्शन ए में साहित्य और संस्कृति, तो मैं सोच रहा हूँ ऑप्शनल मेरा हिंदी है, तो साहित्य पे निबंध ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अपने जो सब्जेक्ट पे कमांड है तो उस पर जरूर लिखो, वो ज्यादा फायदा देता है। और सेकंड में सेक्शन में एक है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, को मैक्सिमम पर्यावरण पे वो पूछता है हमेशा, ठीक है ठीक है। और तीसरे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और दूसरा है प्राकृतिक आपदा, भूकंप ये वगैरह, और ये तीसरा है योजना और परियोजना। तो इसमें सर प्राकृतिक आपदा मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि
अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कुछ पता है नहीं, और नहीं ठीक है योजना वगैरह क्या इसमें तो आपको अपने जो नॉलेज बेस है ना उसके अनुसार टारगेट करना, तो वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जितना कंफर्ट रहोगे उतना ज़्यादा फिक्स। अगर इन्होंने ऑलरेडी फिक्स करके दिया तो फिर आप उसी अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। यूपीएससी में तो ऐसा होता है ना कि कोई पता नहीं है, तो अगर इसमें अगर फिक्स है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसी अकॉर्डिंग करो इसमें, उसमें कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं। ठीक है, पर मेरी ऐसी वाली जो बुक है ना जरूर पढ़ना, उससे क्या हो ना, एक तो आपकी वोकेबलरी डेवलप होगी, जैसे आपके अभी है ना नॉर्मल वर्ड यूज कर रहे हो आप, उस बुक में लगभग आपको ना 10,000 के समथिंग वोकेब मिलेंगे जो आपके जो इन्हांस करेंगे। और ये यार ना इन्हांस GS 1 2 3 4 सब जगह होंगे वो, तो उसको बार बार पढ़ना है। तो मेरा मानना है 4-5 बार उसको जरूर पढ़ के जाना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसको। जो मेरा ऐसी वाली जो बुक है उसको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, और कुछ पूछना है? अश्विनी आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, ठीक है, मैं तो ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ ठीक है, आप वो मुझे PDF बना के भेजा करो, तो जब भी अपन डेली आधा 1 घंटे के लिए मिल लेंगे तो मैं कॉपी चेक कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, बाय बाय। बाय बाय।